अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है सेशन कोर्ट की आज जो एक्सपेक्टेड था कि इमरान खान साहब को उधर से थोड़ा रिलीफ मिलेगा इद्दत में शिद्दत वाले केस में, उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आदिल राजा की ठुकाई हुई है थोड़ी सी लंदन की कोर्ट से, उस पर बात करेंगे। रेलवे के एक सिपाही ने एक औरत के साथ तशद्दुद किया है, उस वाक़े को भी डिस्कस करेंगे। और मरीम नवाज के जो इनिशिएटिव लिए उन्होंने पहले महीने में, और रोटी सस्ती की, एयर एम्बुलेंस, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस जो ट्रायल कोर्ट के बाद इमरान खान साहब को जो सज़ा हुई थी इद्दत की शिद्दत वाले केस में 7 7 साल, दोनों मियाँ बीवी को, उस केस की आज जो शाहरुख जो जज थे सेशन कोर्ट के, उन्होंने आज डेडलाइन दी हुई थी कि अगर खावर मनिका के जो वकील हैं रिजवान अब्बासी साहब वो ना पहुंचे तो मैं फैसला सुना दूंगा। सलमान अकरम राजा पेश हुए इमरान खान की तरफ से, तो रिजवान अब्बासी साहब 11:30 बजे नहीं आए। फिर 1 बजे का टाइम दिया गया, 1 बजे भी नहीं आए। फिर उनके जो असिस्टेंट वकील हैं उन्होंने मैसेज कन्वे किया जज साहब का कि वो फैसला सुना देंगे। तो रिजवान अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट के कुछ उनके केसेस थे उनको छोड़कर वहाँ पर आए और उन्होंने दलाइल दिए, जिसमें जज ने उनसे कहा कि आपको कितना टाइम चाहिए। उन्होंने कहा मुझे 5 6 घंटे मैक्सिमम चाहिए इस केस को के दलाइल देने के लिए। इस पर सलमान अकरम राजा ने, जब ट्रायल कोर्ट में ये केस चल रहा था उधर, उन्होंने इस चीज़ का रेफरेंस दिया कि इन्होंने 1.5 घंटे में दलाइल दिए, अब ये टाइम ज़्यादा मांग रहे, टाइम गेन कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। इस केस को लटकाया जा रहा। लेकिन जज साहब ने अब इस चीज़ का फैसला करना है, लेकिन रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल जारी रखे और केस को उन्होंने कहा कि इसको अगली समाअत के लिए मुलतवी किया जाए। अब केस जो सा है वो आज उसका अगली समाअत के लिए वो मुलतवी हो गया। जो इमरान खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा जैसे उनको पहले मिला, तोशा खाना केस में भी उनकी सज़ा मुअत्तल हुई, तो इस केस में भी उनको लग रहा था कि उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, जो कि नहीं हुई। ये एक बुरी खबर है पीटीआई के लोगों के लिए। लेकिन आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है। डॉन न्यूज़ में एक खबर आई है टैरन वाइट केस के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है 6 जजेस ने ख़त लिखा था जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब ताहिर साहब का एक केस का भी जिक्र है। आमिर फरूक जिसकी सरबराही कर रहे थे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने उस लेटर में उस केस का जिक्र किया कि हम पे असरअंदाज वो किया गया आईएसआई की तरफ से कि उस केस को काबिल समाअत करार दिया जाए। आमिर फरूक साहब की जजमेंट थी कि ये केस काबिल समाअत है, लेकिन मोहसिन कियानी साहब और अरबाब ताहिर की ये जजमेंट थी कि ये केस काबिल समाअत नहीं है। और मोहम्मद साजिद नामी जो शख्स है, मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था इनका कोई लेना देना नहीं इमरान खान से या टैरन वाइट के साथ, तो इसका क्या लेना देना कि वो इस केस को अदालत में लेकर आए। बहरहाल वो केस लीक हो जाता है, फैसला 30 मार्च को महफूज होता है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट में आ जाता है, फिर उसको बाद में रिमूव किया जाता है, जो कि एक और प्रोफेशनली मिसकंडक्ट भी है। जजिस के कंडक्ट को अगर देखा जाए तो ये एक मिसकंडक्ट है। इसका फैसला तो अब अदालत सुप्रीम कोर्ट करेगी, जुडिशल कमीशन करेगा। बहरहाल अब उस केस को, इसकी बारी आ गई है कि उसको अब सुना जाएगा। ये नहीं पता सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नया बेंच बनेगा जो इस केस को सुनेगा। और इसमें इमरान खान साहब की माफ़ी तलाफ़ी के कोई चांस नहीं है। वे टैरन वाइट का केस ब्लैक एंड वाइट पर है, अमेरिका की अदालत की जजमेंट मौजूद है और वो इसको डिनाइल कर नहीं सकते। और इस वक्त टैरन वाइट इस वक्त हैं भी लंदन में अपने भाइयों के साथ, वो रह रही हैं। उसकी कफालत जो उनसे उनकी बीवी जमाइमा खान कर रही है इस वक्त। तो अब देखना ये है कि अब ये जो नई नए केसेस आ रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, ये किस रुख अब जाती है तफ्तीश, ये नई सजाएं आती हैं या नहीं आती।
पहले ये बातें शुरू हुई थी कि इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाएगा। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि इमरान खान साहब को इस साल के एंड तक या उसके बाद शायद को रिलीफ मिले। फिलहाल वो जेल में रहेंगे। इकॉनमी की और जो बाकी मामलात हैं वो जब तक वो ठीक नहीं होते या कोई डील नहीं होती इमरान खान साहब से कि वो अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, उनके कोई इम्कानात नहीं है कि वो बाहर आए। अब एक और खबर है आज की कि एक फुटेज आती है जिसमें रेलवे का एक पुलिस सिपाही है, एक औरत पर तशद्दुद कर रहा है और उसको घसीटते हुए लेके जा रहा है। बच्चों को भी धक्के दे के निकाल दिया जाता है। बाद में वो खबर आती है कि उस औरत की लाश मिलती है। ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। अब इस अफसोसनाक वाक़ये की जो इंक्वायरी होती है, वो सिपाही जो है उसको बेल भी मिल जाती है। लेकिन जो अब उस बच्चे का बयान आया, जो उस खातून का रिश्तेदार था, उसकी फुप्पो लगती थी वो उस बच्चे की, गालिब हमाद उस बच्चे का नाम है। ये ट्रेन कराची से जड़ांवाला जा रही थी, जहाँ पर कोई तनाज़ा होता है, शायद उनके पास टिकट नहीं होती, जिसकी वजह से उनको मारा पीटा जाता है, जो कि अखलाकी तौर पे गलत है। उस बच्चे की अब जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी नोटिसेबल है। वो कहता है कि हमें अगले स्टेशन पे उतार दिया जाता है, ज़बरदस्ती उतार दिया जाता है और हमारे साथ ज्यादती की जाती है। पुलिस जो सिपाही है वो हमें धक्के देता है, मार कुटाई करता है और उसके बाद ही उसकी जो औरत है उसकी लाश मिलती है 1 घंटे बाद। और कुछ जो वहाँ पे ऐनी शाहिदीन है, कुछ का ये भी कहना है कि वो औरत को दिमागी मसाइल थे, कुछ जिन्नों का साया था उसके ऊपर। और सब उस फुटेज में भी आप देख सकते हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं, एक औरत को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। एक बेहिस माशरा हमारा बन गया है, जिस पर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम एक हजूम है, हम माशरा नहीं है। और ये जिस तरह का जुल्म बरबियत हो रही है, और इस आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो एक एयरपोर्ट पर भी आई थी। एक बच्ची अपने बाप को देखकर भागती है, उससे लिपटने की कोशिश करती है और जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का एक एहलकार है एसएफ का, उसके बालों से पकड़ के उसको खींचता है और वो बच्ची बेचारी रोते हुए अपने बाप के पास जाती है। उसका बाप भी उससे पूछ रहा होता है कि तुम क्यों रो रही हो। शायद वो इतना ताकतवर नहीं था कि उस एएसएफ एहलकार से पूछता कि तूने मेरी बच्ची को इस तरह क्यों तशद्दुद किया। बाद जहाँ रिपोर्ट्स आई हैं कि उसको मुअत्तल कर दिया गया, वो हवालात में है, लेकिन फॉलो अप कोई नहीं है, क्योंकि ये एक आम बंदे की कहानी है। ये जो औरत भी मरी है ये एक आम औरत है। अगर तो ये किसी अमीर आदमी की या एलीट क्लास का ये वाक़या होता तो ये मीडिया पे भी हाईलाइट होता, इस पर मीडिया पे भी डिबेट होती, क्योंकि ये एक आम बंदे की कहानी है और इस तरह के ढेरों वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान की सोसाइटी में। कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। माशरा तबाह आपका होता है जब आपके माशरे में इंसाफ ना हो, कानून नाम की कोई चीज़ ना हो, झूठ हो। माशरे ऐसे तबाह होते हैं। माशरे रिजर्व ख़त्म होने से तबाह नहीं होते, माशरे आटे ख़त्म होने से तबाह नहीं होते, खुराक की किल्लत से तबाह नहीं होते। माशरे माशरे तबाह होते हैं जब आपके माशरे में जस्टिस ख़त्म हो जाए, जब झूठ आ जाए। हम हमेशा मिसाल देते हैं, हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की मिसाल देते हैं, बहुत जी वो हमसे आगे निकल गए। लेकिन आप ये देखें उन सोसाइटीज़ में एक इंडिविजुअल्स की वैल्यू क्या है, इंसानियत की कदर क्या है। पाकिस्तान में इंसानियत की कदर ही कोई नहीं, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। अब अब एक गैर इस्लामी मुल्क की अगर मैं आपको मिसाल दूं, जापान इस वक्त ऑनेस्टी पे पहले नंबर पर आया। जापान ऑनेस्टी में पहले नंबर पर है, लेकिन वहां से कोई बंदा हज उम्रे के लिए नहीं जाता। सारे हाजी और उम्रा करने वाले लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो लोग हैं वो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इंसाफ का मेयार क्या है? ज़ीरो। ऑनेस्टी क्या है? ज़ीरो। एक चपड़ासी से लेके
आला अफसर तक सब खा रहे हैं। पुलिस में करप्शन है, कस्टम में करप्शन है, जजेस में करप्शन है, वकीलों में करप्शन है। हर बंदा, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ताजर हैं, जखीरा अंदोज हैं, उनकी एक अलहदा दास्तान है। यही लोग उम्रे हज करने जाते हैं। गरीब आदमी बेचारा कहाँ हज करता है, उम्रे करता है। यही लोग हज करने जाते हैं और बाद में इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियाँ रख के ये क्लेम करते हैं कि हम बड़े नमाजी परहेजी हैं। अब जापान के लोग ना हज करते, ना उम्रा करते हैं, ना वो नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन उनका ये आलम है कि वो दुनिया की ओनेस्ट तरीन कौम है। वहाँ पे अगर आप पैसा फेंक दे, कोई उठाने वाला नहीं होगा। वो दिन रात काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर तरले करता है अपनी वाम के कि कम काम करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ऑनेस्ट है वो। और हमारी ऑनेस्टी का क्या लेवल है? हम हर जगह पे अदालतों से लेके अपने जाती मामला तक झूठ बोलते हैं। हम हर चीज पर झूठ बोलते हैं, तो माशरे इस तरह तबाह होते हैं। बहरहाल, आई विश के पाकिस्तानी कौम कलेक्टिवली होके इस चीज को एक्सरसाइज करे कि हमने सच बोलना है, हम मुसलमान हैं। झूठे पे अल्लाह की लानत है, ये हमारा इस्लाम कह रहा है। और हम कब इस चीज को सीखेंगे? हम कब कुरान और हदीस पर अमल करेंगे? हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें मुसलमान की एक तकद्दुस को पमाल नहीं होना चाहिए जो हम खुद कर रहे हैं। हम एम्बेसडर हैं एज ए मुस्लिम। हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हमने अल्लाह को जवाब दे हैं, लेकिन फिर भी हम बाखबर हैं इन चीज़ों से। अल्लाह करे अल्लाह ताला मुझे आप सबको हदायत दे और अल्लाह के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हमारी जितनी भी मुश्किलात हैं, ये तब भी ख़त्म होंगी जब हम सच बोलेंगे, जस्टिस सिस्टम लेके आएंगे। किसी को किसी के पर फकीयत हासिल नहीं है, ज़्यादती ना करें किसी से, कोशिश करें आपसे ज़्यादती ना हो। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान का सिस्टम भी ठीक हो। मैंने इस वाक़े को हाईलाइट करने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि पाकिस्तान में आम आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। अगर तो ये वीडियो किसी अमीर आदमी की होती, किसी ताकतवर तबके की होती, जैसे बहावल नगर का एक वाक़या हुआ, उसको किस तरह हाईलाइट किया गया, हर तरफ बाजे बज गए कि जी बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई और लोगों ने इसको टारगेट किया, पाक आर्मी को टारगेट किया, कुछ ने पंजाब पुलिस को किया। लेकिन ये ताकतवर तबकों की जब लड़ाई थी तो इसको सब ने इसको दिखाया, बयान किया। लेकिन जो दो वाक़यात मैंने आपको बयान किए, मीडिया में कहीं पर रिपोर्ट नहीं हुए, इनका फॉलोअप भी कोई नहीं है। इन लोगों को इंसाफ भी कोई नहीं मिलना, क्योंकि इस तरह के ढेरों वाक़यात हैं जो हो रहे हैं। अब आते हैं आदिल राजा साहब पर। ये एक और पाकिस्तानी सोसाइटी का और यूके की सोसाइटी का एक, समझ लें, एक दूसरे की सोसाइटी को आईना दिखाने के लिए ये काफ़ी है कि आदिल राजा लंदन में बैठा है, उसको सजा हो गई है। सजा से मुराद उसको जुर्माना हुआ है 10,000 पाउंड, 5,000 लीगल फ़ी की मद में और 5,000 कहा गया कि आप जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर है उनको दें, क्योंकि आपने उनके बारे में झूठे इल्ज़ामात लगाए। अब माशरे इस तरह तरक्की करते हैं। और मैं ये अक्सर ये बात कह चुका हूँ, पाकिस्तान में जो फेक न्यूज़ जितनी चल रही है इस वक्त, जिससे माशरे को गुमराह किया जा रहा है, अदालतें परेशान है, सुप्रीम कोर्ट पर इसकी गूंज है, लेकिन इस पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कोई इस तरह की फोर्स बना दें जो इस इन सारे केसेस को टेकअप करे, उनको सजाएं दें, हैवी जुर्माने दें उनको, ताकि कोई पाकिस्तान में फेक न्यूज़ का तस्वर ख़त्म हो, जिससे माशरे में बिगाड़ आ रहा है। आप गलत खबरें देते हैं, लोगों की गलत न्यूज़ जाती है, लोगों के दिमागों में एक गलत तासुर उभरता है उससे, गलत खबर से। आप झूठ बोल रहे हैं, लोगों की ग्रूमिंग आप गलत कर रहे हैं, वो सच सच की बुनियाद पे नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज आ गए हैं, यूट्यूबर बैठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप थंबनेल देखें, ऐसा ऐसा झूठ वो उसमें बोलते हैं कि जजेस दंग रह गए हैं कि ये कौन लोग हैं, आप इनको कब अकाउंटेबल करेंगे? और ये माशरे इस तरह की हरकतों से माशरों में और बिगाड़ आता है। तो उम्मीद है जिस तरह आदिल राजा का फैसला हुआ है, पाकिस्तान की अदालतों में भी इस तरह के फैसले होने चाहिए। और ये वक्त की ज़रूरत है। अब अगर आप नहीं करेंगे,
آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے اور معاشرے میں مزید بگاڑ آئے گا۔ اب پاکستان کے ججز جس طرح کی ان کی داستانیں ہیں، جس طرح 6 ججز نے استدعا کی ہے سپریم کورٹ سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جب ہمارے اوپر پریشر آئے تو ہم نے کیا ایکشن لینا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کیوں 140ویں نمبر پر ہیں۔ پوری دنیا میں پاکستان میں جو قانونی انصاف ہے، وہ اس وقت جسٹس سسٹم اتنا غلط سسٹم ہے جس کو اب اپڈیٹ کی ضرورت ہے۔ یہ اب ضرورت ہے۔ عام بندے کو جب تک انصاف نہیں ملے گا تب تک میں نہیں مانوں گا کہ پاکستان میں جسٹس سسٹم موجود ہے۔ عمران خان صاحب کی تو فٹافٹ لگ رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں ضمانت کی، عام آدمی کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ مجھے نواز شریف صاحب کا بھی ٹائم یاد ہے جب اطہر من اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے فلیگ شپ میں اور العزیزیہ میں انہوں نے درخواستیں نہیں لگنے دی تھی نواز شریف صاحب کی بریت کی، بیلز کی درخواستیں نہیں تھی لگنے دی، اس کو ڈیلے کیا، جس کی وجہ سے انصاف میں رکاوٹ ڈالی اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اور یہ اطہر من اللہ کی چلیں اب بات آ ہی گئی ہے، اطہر من اللہ کی تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں بتا دوں۔ ان کی جو مسز ہے غزالہ، وہ کوئی پروفیسر ہیں اور پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ بھی ہیں بہت بڑی۔ اطہر من اللہ کسٹم سے استعفیٰ دیا تھا، ان کے اوپر کرپشن کے چارجز لگ گئے تھے تو ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ پھر ان کے سسر تھے غلام صفدر شاہ صاحب سپریم کورٹ کے، ان کی مدد سے یہ وکیل بن جاتے ہیں۔ پھر یہ جناب جسٹس جو سپریم کورٹ کے جسٹس ان کے اسپوک پرسن بھی رہے ہیں، چودھری صاحب، مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا، افتخار چودھری صاحب، ان کے اسپوک پرسن بھی رہے ہیں۔ پھر ان کے عمر ایوب صاحب جو ایوب خان صاحب کے پوتے ہیں، ان کے ساتھ قریبی رشتہ داری بھی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے ساتھ میں آپ کو کنیکشن بتا رہا ہوں ان کا کیا ہے۔ پھر ای او بی آئی ایک کیس تھا جس میں 4 کروڑ، جو آج کا میرا خیال ہے 20 کروڑ بنتا ہوگا، اس وقت انہوں نے فی چارج کی تھی، اس کا 100 موٹو لیتی ہے سپریم کورٹ۔ وہ آج بھی کیس دبا ہوا ہے جب سے یہ موصوف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے، وہ کیس دبا ہوا ہے، آج تک اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہ میں جسارت کر رہا ہوں، یہ تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جسٹس اطہر من اللہ کا۔ پھر ان کی نامی بے نامی پراپرٹیز وہ ایک علیحدہ ہیں، 2 بیٹے ہیں، دونوں کینیڈین نیشنل ہیں، اور وہ ایک بہت بڑا ڈی جے ہے جو گانے بجاتا ہے، اور ادھر جناب موصوف ادھر اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں بیٹھ کے جسٹس کی باتیں کر رہے ہیں، کنٹراڈکشن ہے۔ اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ جب اس طرح کے ججز ہوں گے تو آپ انصاف کی کیا توقع کریں گے، جن کا ٹلٹ ایک سائڈ پر ہے۔ ان کے اوپر پریشر کس چیز کا ہے؟ آئی ایس آئی کا پریشر ہے، میرے خیال سے سب سے زیادہ ان کی بیوی کا پریشر ہے، غزالہ کا، رشتہ داروں کا پریشر ہے، خود کی ایک اپنائیت ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، جس طرح انہوں نے کیسز سنے اور جس طرح انہوں نے سٹے آرڈر دیے آڈیوز کے اوپر، جس طرح اطہر من اللہ صاحب نے سٹے آرڈرز دیے ہوئے کہ آپ نہیں سن سکتے، حکم امتناع جاری کیے ہوئے انہوں نے۔ یہ عالم ہے پاکستان میں جسٹس کا، اور اس طرح کے جج سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، تو پاکستان میں انصاف کہاں پر ہوگا؟ کون کرے گا انصاف؟ ہم تو خود، ہمیں آئی ایس آئی نے کیا پریشرائز کرنا، ہمیں کس نے کیا پیسے دینے؟ آپ تو اپنی بیویوں کا پریشر نہیں برداشت کر سکتے، جسٹس عمر عطیہ بندیال کی ساس کا پریشر نہیں آپ برداشت کر سکے۔ یہ حقیقت ہے، یہ فیکچول باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں۔ یہ آڈیوز موجود ہیں، ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو موجود ہے۔ یہ سارے ججز کا ٹولہ، جسٹس جسٹس اعجاز الحسن تھے، ان کے بیٹے پی ٹی آئی میں موجود ہیں، ان کے بچے پی ٹی آئی میں ہیں، ایکٹیو ممبر ہیں، ججز کی بیویاں پی ٹی آئی میں ایکٹیو ممبر ہیں۔ تو آپ انصاف کی توقع ان لوگوں سے کیا کریں گے؟ ان لوگوں سے انصاف کی توقع نہیں کر سکتے جہاں پہ آپ کا ٹلٹ آپ ایک طرف بینڈ ہو جائے۔ آپ نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ذاتی انٹرسٹ کی بنا پہ فیصلے نہیں ہوتے۔
बहरहाल इसका फैसला जनाब चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब करेंगे कि ये केसेस किस तरह चलने हैं। ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।